हेलो, आज हम पढ़ेंगे 11वीं की अर्थशास्त्र का तीसरा सेशन। इस सेशन पहले 2 सेशन हुए हैं, उसमें पहले हमने पढ़ा था सांख्यिकी की परिभाषा एवं अर्थ। दूसरे सेशन में हमारा जो टॉपिक था वह था समांक। समांक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक क्या होते हैं। आज उसी सेशन के आगे माने तीसरे सेशन में हम पढ़ेंगे प्राथमिक समांक व द्वितीयक समांक में अंतर। तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे कि प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक में क्या अंतर है। प्राथमिक समांक में मौलिक होते हैं, माने मूल रूप से एकत्रित किए जाते हैं, बल्कि द्वितीयक समांक कैसे होते, मौलिक नहीं होते, वह प्राथमिक समांकों की सहायता से ही एकत्रित होते हैं। दूसरा अगर अंतर देखें हम तो इन्हें अनुसंधान करता माने प्राथमिक समांकों को अनुसंधान करता स्वयं एकत्रित करता है, जबकि द्वितीयक समांकों को क्या होता है, जो प्राथमिक समांक ने अनुसंधानकर्ता ने समांक एकत्रित किए हैं उनका प्रयोग द्वितीयक समांक के रूप में हम कर लेते हैं। तीसरे अंतर में है कहा कि प्राथमिक समांकों के संकलन में धन, समय व परिश्रम अधिक लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि है ना, वह स्वयं द्वारा एकत्रित किए जाएंगे, व्यक्तिगत संपर्क किया जाएगा। लेकिन जो द्वितीयक समांक होते हैं वो प्राथमिक समांकों की अपेक्षा कम धन, समय और श्रम से एकत्रित किए जा सकते हैं, माने इनमें कम धन, समय और श्रम तीनों प्राथमिक समांक की अपेक्षा कम आवश्यकता पड़ेगी। चौथा अंतर देखें तो प्राथमिक समांक स्पष्ट व सटीक होते हैं, क्योंकि हम स्वयं एकत्रित करता है, अनुसंधान करता स्वयं एकत्रित करता है, बल्कि द्वितीयक समांक जो होते हैं वह भ्रम की संभावना में हो सकते हैं। मान लो कि प्राथमिक समांक एकत्रित करने वाले से कोई त्रुटि हो जाए तो द्वितीयक समांक में क्या होगा, भ्रम की अवस्था या संभावना बनी रहेगी। इस प्रकार हमारा प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक में ये अंतर हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक समांकों को संकलित कैसे करते हैं, माने एकत्रित कैसे करते हैं। तो प्राथमिक समांकों को एकत्रित करने के लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, तो उन विधियों को हम इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे। प्राथमिक समांक को संकलित करने के लिए निम्न विधियां हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, दूसरा आ जाएगा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, तीसरी संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करके एकत्रित करना, चौथा आ जाएगा सूचकों द्वारा अनुसूचियां व प्रश्नावली भरवा कर, पांचवा आएगा प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। तो सबसे पहली विधि हम देखेंगे जो है प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अनुसंधान। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधान करता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर, माने जहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त कर, जहाँ की हमें जानकारी लेनी है वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जाकर संपर्क करता है और जानकारी एकत्रित करता है। इस प्रकार हम इसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि कहेंगे। इसकी जो जानकारी होती है वह सत्य होती है, विश्वसनीय होती है और मौलिक होती है, माने मूल रूप से इकट्ठी की गई। लेकिन इस विधि के भी कुछ दोष हैं जिन्हें हम जानेंगे, जिन पर हमारा ध्यान कम जाता है। इनके कुछ दोष ऐसे हैं कि इसमें पहली बात तो समय भी ज़्यादा लगेगा, व्यक्ति हर घर में जाएगा, हर व्यक्ति के पास जाएगा, है ना। दूसरा समय भी, धन भी अधिक लगेगा, श्रम भी अधिक करना पड़ेगा उसे, तो ये दोष है इसमें। दूसरा दोष हो जाएगा कि इसका विस्तृत क्षेत्र में, माने बड़े में या बड़ा जो क्षेत्र है उसमें हम इसका प्रयोग करना कठिन हो जाएगा। छोटे क्षेत्र में तो ठीक है, व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया जा सकता है, लेकिन अगर क्षेत्र बड़ा है और वहाँ की जानकारी हमें प्राप्त करना है तो यह व्यक्ति अनुपयुक्त रहेगी। तीसरा दोष इसमें होता है कि पक्षपात की संभावना बनी रहती है। मान लो कोई पर्सनल व्यक्ति आपका संवाददाता का माने अनुसंधानकर्ता का कोई पर्सनल व्यक्ति उससे संबंधित है, तो हो सकता है कि उसे जानकारी देने में पक्षपात करना पड़े। अब आते हैं हम दूसरी विधि जो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस विधि में व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क न करते हुए उससे जो संबंधित अन्य व्यक्ति हैं उनसे मौखिक रूप में उसकी जानकारी ले ली जाती है।
तो इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। इस विधि में क्षेत्र तो विस्तार से हो सकता है, माने इसका क्षेत्र विस्तृत हो सकता है, ये उसमें लाभ है। लेकिन इसमें एक दोष भी है। वो दोष ये है कि अगर संबंधित व्यक्ति को उस व्यक्ति की जानकारी सही नहीं है तो वह जो जानकारी देगा उसमें संदेह बना रहेगा, इसकी दोष के अंतर्गत आ जाएगा। इसी श्रृंखला में हम चलेंगे तीसरी विधि में। तो तीसरी विधि है संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। संवाददाता कौन कहलाते हैं? जो सूचनाएं देते रहते हैं। तो आप समझते हैं जो टीवी में सूचनाएं आती ना अलग अलग से, दिल्ली से अलग आ रहे हैं संवाददाता, भोपाल से अलग आ रहे हैं ना, वो सब जानकारी देते रहते। तो इसी प्रकार इस विधि में अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर कुछ विशेष व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो वहाँ की जानकारी व स्थान विशेष की जानकारी नियमित रूप से देते रहते हैं तो और एकत्रित करते रहते हैं। इस प्रकार से हमें मतलब अलग अलग स्थानों से अलग अलग जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें समय बच जाता है और बहुत ज़्यादा विस्तार से हम जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है, लेकिन इसमें भी एक दोष होता है। वह दोष होता है एक रूपता का। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ही जानकारी को एकत्रित करता है, इससे जानकारी में एक रूपता का अभाव रहता है। चौथी विधि जो है वह थी सूचकों द्वारा अनुसूचियां व प्रश्नावली भरवाकर। इस विधि को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे और अगले सेशन में हम ये भी जानेंगे कि प्रश्नावली किसे कहते हैं और अनुसूची किसे कहते हैं तथा प्रश्नावली और अनुसूची में मूल रूप से अंतर क्या है। तो आज इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। धन्यवाद। हेलो।